नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन खत्री, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स सब्जेक्ट से गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज दतिया में पदस्थ हूँ। रिटर्न अंडर जीएसटी पार्ट 2 में हम आपके सामने रखेंगे। हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट में हम आपको समझाएंगे जीएसटी क्वार्टरली रिटर्न क्या होता है, इसके संबंध में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। वार्षिक रिटर्न क्या होते हैं, एनुअली रिटर्न क्या होते हैं जीएसटी के अंतर्गत, वो हम आपको कवर करेंगे। नील रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, किस कंडीशन में फाइल करते हैं, वो हम आपको समझाएंगे। उसके बाद संशोधित रिटर्न की अवधारणा, रिटर्न गलती से यदि सबमिट कुछ गलत जानकारी से हो गया है तो उसे कैसे हम सही करेंगे, इसके संबंध में हम आपको बतलाएंगे। आगे देखते हैं जीएसटी एन नंबर रद्द हो जाता है, कैंसिल हो जाता है तो उसके संबंध में हम किस प्रकार से रिटर्न सबमिट करेंगे, उसके संबंध में हम आपको समझाएंगे। और लास्ट में हम फर्स्ट एंड फाइनल रिटर्न कब सबमिट होता है, उसके संबंध में हम आपको विस्तार से समझाएंगे। लास्ट में हमने जितना भी पढ़ा है, जितना भी समझा है, हम उसका स्व मूल्यांकन करेंगे। उसके संबंध में ऑब्जेक्टिव के तौर पर हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर हम आपको प्रेजेंट करेंगे। आगे हम देखते हैं, हमने जीएसटी के अंतर्गत त्रैमासिक रिटर्न क्या होते हैं, क्वार्टरली रिटर्न क्या होते हैं। तो जीएसटी के अंतर्गत त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करना और करों का मासिक भुगतान करना, QRMP क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, है ना। जीएसटी के अंतर्गत क्वार्टरली रिटर्न क्या होते हैं और ये क्यों बनाए गए हैं, उसके संबंध में हम विस्तार से समझेंगे। व्हाट इज QRM स्कीम, ये क्या योजना है, शासन की कौन सी योजना है जिसमें त्रैमासिक रिटर्न हम सबमिट करते हैं। Q क्वार्टरली, R रिटर्न, M मंथली और P पेमेंट। मंथली पेमेंट करेंगे और रिटर्न कब सबमिट करेंगे, क्वार्टरली रिटर्न सबमिट करेंगे। उसके संबंध में हमने देखते हैं कि शासन ने पाया कि व्यक्ति को अपने जो ट्रांजैक्शन किए हैं, जो सप्लाई की है, उसमें जो भी मंथली उसने जो भी टैक्स कलेक्ट किया है ना, या उसकी टैक्स की लायबिलिटी बनती है, उस टैक्स को संबोधित करते हुए वो क्वार्टरली रिटर्न सबमिट करेगा। मतलब कि जनवरी, फरवरी, मार्च में यदि उसने मंथली उसने पेमेंट किया है कोई ट्रांजैक्शन पे, तो उन तीनों मंथ को मिला के वो त्रैमासिक रिटर्न सबमिट करेगा। कौन सी योजना के अंतर्गत, QRM योजना के अंतर्गत। ये योजना क्यों लाई गई है, छोटे व्यवसायियों के लिए वस्तु और सेवा कर अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए सरकार ने QRM योजना शुरू की है। क्वार्टरली रिटर्न सबमिट करना और मंथली पेमेंट टैक्स का करना। आगे हम देखते हैं यह योजना किस पे लागू होगी। तो यह योजना 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले टैक्स पेयर पर ही लागू होगी। उसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो वह इस योजना का लाभ ले सकता है, त्रैमासिक क्वार्टरली रिटर्न सबमिट कर सकता है। आगे हम देखते हैं मासिक जीएसटी भुगतान करते हुए तिमाही आधार पर जीएसटी रिटर्न सबमिट करेगा। GSTR 1 और GSTR 3B में, चूंकि हमने पार्ट 1 में इसको समझाया था। हम देखें जीएसटी का भुगतान तो करेगा वो, पर मंथ उसे भुगतान तो जीएसटी का करना पड़ेगा, टैक्स का करना पड़ेगा। बाकी उसका पूरा विवरण लेके 3 मंथ का विवरण लेके वो त्रैमासिक क्वार्टरली रिटर्न सबमिट करेगा। और क्या है, कर भुगतान हर महीने किस में करेगा, तो एक कोई चालान होता है, चालान का नाम है GST PMT 6 का उपयोग करके, चालान का उपयोग करके वह क्वार्टरली रिटर्न जमा कर सकेगा। कौन सी योजना के अंतर्गत, QRM योजना के अंतर्गत। हम आगे देखते हैं QRM योजना के लिए कौन पात्रता रखता है ना, एलिजिबिलिटी किसकी हो सकती है। तो हमने पहले ही बतला दिया कि यदि कुल उसका टर्नओवर, उसकी जो सेलिंग है, उसकी जो सप्लाई है, उसका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ तक है तो वह इस योजना के लिए पात्र होगा। आगे हम देखते हैं और क्या कौन पात्र नहीं होगा। सीधी सी बात है, 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर वार्षिक है उसका तो वह पात्र नहीं होगा। आगे हम देखते हैं QRM योजना के तहत फाइलिंग प्रक्रिया, मतलब कि रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया प्रोसेस क्या होती है, इसके फार्म यूज, मतलब कि उसके प्रयुक्त फार्म कौन से होते हैं, प्रपत्र कौन से हो सकते हैं। तो हम देखते हैं इसमें GSTR 1
ये सेल्स रिटर्न होता है, जो सेल करता है व्यापारी उससे संबंधित रिटर्न होता है। आपको हर महीने GSTR 1 दाखिल करना होगा। अपनी कर देयता का सारांश, मतलब जितने टैक्स के देने की आपकी लायबिलिटी बन रही है उसका इसमें पूरा के पूरा विवरण दिया होता है, जिसमें पंजीकृत खरीदारों को की गई बाहरी आपूर्ति विवरणों का ट्रांजैक्शन का विवरण होता है। मतलब जिसको किसी को माल बेचा है तो अपन ने बेचा है तो उस व्यक्ति को जो बेचा है माल उसके ट्रांजैक्शन का पूरा के पूरा विवरण इसमें देना पड़ता है। किस में देना पड़ता है? GSTR 1 में देना पड़ता है। आगे हम देखें GSTR 3 भी एक सारांश रिटर्न होता है, जो GSTR 1, GSTR 2A, GSTR 2B के संयुक्त तौर पे संयुक्त विवरण के आधार पर, सभी इंफॉर्मेशनों के आधार पर GSTR 3 मंथली रिटर्न होता है, वो जमा होता है। तो इसमें क्या है, QRM योजना में इसमें क्या करेंगे अपन, तो QRM योजना के तहत आपको केवल तिमाही आधार पर GSTR 3 भी दाखिल करना होगा यदि उसने QRM योजना एडॉप्ट की है। तो आगे हम देखते हैं या कब फाइल करना होगा, या उस तिमाही के लिए आपके मासिक GSTR 1 फाइलिंग के डेटा को जोड़ता है। ये तो मैंने बतला दिया कि भाई इसमें कौन सा विवरण आएगा। GSTR 1 में जो आपने सेल किया था माल, उसके संबंधित कोई विवरण था, उसके संबंधित चीज़ें ही GSTR 3B में ऑटोमेटिक आ जाती है। आगे हम देखते हैं इसमें QRM योजना के तहत भुगतान प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है। तो हमने बतलाया QRM योजना आपको अपने मासिक कर दायित्व का भुगतान चालान के माध्यम से करने की अनुमति देती है। महीने में हमारा क्या ट्रांजैक्शन हुआ, कितना हमारा टैक्स लाइबिलिटी बन रही है शासन को देने के लिए, है ना, तो उसका विवरण उसके चालान के माध्यम से हम GST विभाग को सबमिट करते हैं। और यह रिटर्न कैसे सबमिट होगा, तिमाही आधार पे, मतलब कि क्वार्टरली आधार पे सबमिट होगा। कैसे सबमिट होगा, प्रत्येक माह की बिक्री पर जितना भी टैक्स बनता है, हर माह की, जैसे 3 माह है, 3 माह जनवरी फरवरी मार्च, है ना, 10-10 हज़ार रुपये इनमें आपकी टैक्स लाइबिलिटी आती है। टोटल 30,000 रुपये आ गई। तो उस 30,000 रुपये को जोड़ के हमारे को त्रैमासिक क्वार्टरली रिटर्न सबमिट करना है। कौन सबमिट करेगा? QRM योजना को जिसने अडॉप्ट किया है। आगे हम देखते हैं कि भाई उसके भुगतान की प्रक्रिया क्या हो सकती है। भुगतान के लिए आपके पास 2 विकल्प रहते हैं। ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं आप। ऑनलाइन कैसे पेमेंट कर सकते हैं? GST पोर्टल पर अधिकृत बैंक वेबसाइट के माध्यम से, है ना, डेबिट कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से, किसी भी प्रकार से आप ऑनलाइन इसमें पेमेंट कर सकते हैं। आगे हम देखें कि ऑफलाइन भुगतान, है ना, ऑफलाइन पेमेंट भी हम कर सकते हैं। तो ऑफलाइन पेमेंट हम कैसे करें, जब यदि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से नहीं कर पाते हैं, कोई बहुत सारे व्यापारी नहीं कर पाते हैं, तो ठीक है, तो उसके लिए भी इनने एक चालान बनाया है कि जो व्यक्ति ऑनलाइन यदि भुगतान नहीं कर पाता, पेमेंट नहीं कर पाता है टैक्स का, तो वह फॉर्म GST PMT 6 को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनरेट करेगा। अपने GSTIN नंबर डालकर इलेक्ट्रिक रूप से चालान वो जनरेट करेगा और उसमें सारी जानकारी फिलअप करेगा और बैंक के माध्यम से वो उसका पेमेंट, GST का पेमेंट कर सकता है। तो ऑनलाइन भी कर सकता है, ऑफलाइन भी कर सकता है, दोनों व्यवस्था इसमें दे रखी है। हम देखते हैं कि GSTR 3 भी सारांश रिटर्न है ना। इसको दाखिल करने की डेट ऑफ फाइलिंग की डेट क्या होती है? तो भाई QRM स्कीम योजना यदि ली है तो उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी करदाता ने ये योजना ली है, तो वह अपने आगामी महीने की 22, 22 और 24 तारीख को वह सबमिट कर सकता है। जनवरी का किसी प्रकार का उसका पेमेंट है तो वो रिटर्न है, तो वो फरवरी में 22 फरवरी या 24 फरवरी तक वह रिटर्न सबमिट कर सकता है, फाइलिंग कर सकता है। किस में करेगा? तिमाही, क्वार्टरली करेगा। किस और कौन से फार्म में करेगा? GSTR 3B में क्वार्टरली रिटर्न सबमिट करेगा, मंथली टैक्स के भुगतान के विवरण के संबंध में। आगे हम देखते हैं इसमें, हाँ, कंपोजिशन विकल्पधारी
ये एक नॉर्मल रजिस्टर्ड विकल्पधारी और कंपोजिशन विकल्पधारी अलग अलग रहते हैं। एक योजना का विकल्प रहता है जीएसटी विभाग ने जो चला रखी है। भाई एक कंपोजिशन विकल्पधारी कौन होता है? तो वह है जिस व्यापारी का वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए वार्षिक टर्नओवर से यदि वो कम होता है, या सर्विस का व्यवसाय करता है, सर्विस के ट्रांजैक्शन करता है, तो उसका यदि 50 लाख से कम होता है तो वो कंपोजिशन स्कीम का विकल्प जीएसटी विभाग से ले सकता है। ये कंपोजिशन विकल्पधारी है। अब ये कैसे त्रैमासिक रिटर्न, क्वार्टरली रिटर्न सबमिट करेगा, इसके संबंध में हम आगे समझते हैं। कंपोजिशन विकल्प प्राप्तकर्ता अपने द्वारा की गई पूर्ति पर 1% की दर से टैक्स देता है। ये विकल्पधारी जो रहता है, इसकी 1.5 करोड़ और 50 लाख सर्विस की दशा में लिमिट है। और ये क्या करता है, जब भी किसी व्यक्ति को माल सेलिंग करता है तो सेल के ऊपर सिर्फ 1% टैक्स कलेक्ट करता है और वो शासन को जमा करता है। यही कंपोजिशन विकल्प होता है। इसके संबंध में QRM योजना क्या कहेगी? तो कंपोजिशन विकल्पधारी अब ये कैसे रिटर्न सबमिट करेगा? क्वार्टरली रिटर्न CMP 8 में त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करेगा। हम बात कर रहे हैं, अभी हम जो पढ़ रहे हैं, हम त्रैमासिक रिटर्न, क्वार्टरली रिटर्न की बात कर रहे हैं। हमने उसका एक पार्ट पढ़ा, फिर उसके बाद ये अब हमने नॉर्मल स्कीम वाले टैक्स पेयर के संबंध में पढ़ा। अभी कंपोजिशन स्कीम वाले टैक्स पेयर की दशा में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें भी तो क्वार्टरली रिटर्न सबमिट करता है। उसका फार्म जो होता है CMP 8 होता है। और क्या होता है भैया, क्या दाखिल करेगा ये? व्हाट टू फाइल क्या करेगा? प्रत्येक तिमाही में आपको फार्म CMP 8 में दाखिल करना होगा। कंपोजिशन विकल्पधारी है तो त्रैमासिक रिटर्न वो फार्म CMP 8 में वो सबमिट करेगा। आगे हम देखें इसमें उसमें क्या क्या शामिल करेगा। तो इस फार्म का उपयोग वो तिमाही के दौरान की गई आपूर्तियों पर देकर का भुगतान करने के लिए करेगा। 3 माह में, 3 मंथ में उसने जितनी भी सेलिंग की है, जितनी भी सप्लाई की है, उसके संबंध में जो भी उसने टैक्स लिया है ना, टैक्स वसूला है ना, तो उसके भुगतान के संबंध में वह त्रैमासिक क्वार्टरली रिटर्न सबमिट करेगा। और क्या है इसके संबंध में? इसकी ड्यू डेट क्या हो सकती है? इसकी ड्यू डेट होती है अगले मंथ की 18 तारीख तक। CMP 8 को तिमाही के अंत के बाद, मान लो तिमाही का अंत, क्वार्टर का अंत कब? अप्रैल, मई, जून, ये क्वार्टरली हो गया। तो 18 जुलाई को यह रिटर्न सबमिट करेगा। आगे हम देखते हैं, उदाहरण के लिए हमने समझाया एग्जाम्पल के लिए कि 30 जून समाप्त होती है उसकी तिमाही, मतलब कि क्वार्टरली जो पीरियड होता है वो 30 जून को ख़त्म होता है। तो स्वाभाविक बात है कि 18 जुलाई को वो सबमिट अपना फार्म कर दे, GST रिटर्न त्रैमासिक वो जमा GST पोर्टल पर कर दे। आगे हम देखते हैं कंपोजिशन विकल्पधारी है, ये एनुअल रिटर्न भी सबमिट करता है। वो कौन से फार्म में करता है? GSTR 4 में। ये वार्षिक रिटर्न भी इसको फाइल करना पड़ता है। त्रैमासिक तो हो गया, कंपोजिशन स्कीम की दशा में कब करेगा? ये वार्षिक भी वह कर सकता है। ये क्या करेगा? इसमें क्या दाखिल करेगा? तो क्या दाखिल करेगा? वित्तीय वर्ष के अंत में आपको फार्म GSTR 4 में यह वो दाखिल करेगा, मतलब रिटर्न सबमिट करेगा, GSTR 4 में दाखिल करेगा। वित्तीय वर्ष मैंने बतला ही दिया 1 अप्रैल से चलता है, तो नेक्स्ट ईयर हमारे 31 मार्च तक वो चलता है। आगे हम देखें इसमें क्या क्या शामिल करेगा वो। तो वो शामिल करेगा GSTR 4 एक सारांश रिटर्न है जो पूरे वित्तीय वर्ष में सभी तिमाही रिटर्न, जब ये क्वार्टरली रिटर्न कंपोजिशन स्कीम वाला कर रहा था तो वो सारे क्वार्टरली रिटर्न, जो 4 क्वार्टरली रिटर्न होते हैं, उसको समेकित करते हुए, उसको मिलाते हुए एक वार्षिक रिटर्न कंपोजिशन विकल्पधारी सबमिट करेगा। किसमें करेगा? CMP 8 में। कौन से फार्म में? GSTR 4 में। और जो क्वार्टरली रिटर्न सबमिट करा था उसने किस फार्म में करा था? CMP 8 में। इन 4 CMP 8 में क्वार्टरली जो रिटर्न सबमिट करा था उनको समेकित करते हुए वो GSTR 4 में एक वार्षिक एनुअली रिटर्न भी सबमिट करता है कंपोजिशन विकल्पधारी। आगे हम देखते हैं इसकी ड्यू डेट क्या हो सकती है। तो इसकी ड्यू डेट या रिटर्न अगले वित्तीय वर्ष के 30 अप्रैल तक दे होगा। अब ये क्या है भाई? उसका जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हुआ,
31 मार्च 2025 को ख़त्म हो गया, तो वो 30 अप्रैल तक वो सबमिट इसको कर सकता है, 1 महीने तक वो सबमिट कर सकता है। आगे हम देखते हैं एनुअली रिटर्न। हमें क्वार्टरली रिटर्न समझा, अब एनुअली रिटर्न समझेंगे। एनुअली रिटर्न के अंतर्गत, वार्षिक रिटर्न के अंतर्गत GSTR 9 के अंतर्गत एनुअली रिटर्न समस्त पंजीकृत व्यापारी को फिलअप करना होता है। हम देखें जीएसटी के अंतर्गत प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को एक वार्षिक रिटर्न, एनुअली रिटर्न सबमिट करना होता है। इसके संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें हैं। हमने देखा निर्धारित फार्म क्या हो सकता है, इसको कैसे करेगा, तो वार्षिक रिटर्न फार्म GSTR 9 में इलेक्ट्रॉनिक सामान्य पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। वो अपने GSTIN नंबर से वो पोर्टल पे खोलेगा, जाएगा और उसके बाद इलेक्ट्रिक रूप से वह इसके माध्यम से रिटर्न फाइल कर सकता है। हम देखें ड्यू डेट वार्षिक रिटर्न की वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 31 दिसंबर तक वह प्रस्तुत कर सकता है। हमने बोला कि उसका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2024 को ख़त्म हुआ, तो वह उसको कब तक जमा कर सकता है, 31 दिसंबर 2024 तक वो कर सकता है। मतलब कि स्वाभाविक बात है कि 31 दिसंबर 2024 को हमारा खत्म हुआ फाइनेंशियल ईयर, तो 31 दिसंबर 2024 तक वो सबमिट कर सकता है। आगे हम देखें, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक विवरणी 31 मार्च 2024-25 के बाद लेकिन 31 दिसंबर 2025 तक प्रस्तुत कर सकता है। यही हमने आपको समझाया कि उसका भाई फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2024 को ख़त्म हुआ, तो वो उस डेट से 31 दिसंबर तक वह उसको सबमिट कर सकता है। आगे हम देखते हैं वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता क्यों होती है। ऐसे पूर्तिकर्ता जो बिल में GST चार्ज करते हैं, मासिक भुगतान करना होता है। बिल में वो चार्ज कर रहा है, GST कलेक्ट कर रहा है, तो उसे मासिक भुगतान, इसमें मंथली भुगतान पेमेंट इसमें GST का करना पड़ेगा। आगे हम देखें और क्या, कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले पंजीकृत सप्लायर को GSTR 4 में या विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ती है। आगे हम देखते हैं GST के अंतर्गत पंजीकृत लेकिन नील रिटर्न भरने वाले व्यक्ति द्वारा भी रिटर्न सबमिट किया जाता है। क्यों आवश्यकता पड़ती है, और भी हम देखें, प्रत्येक ऐसा पंजीकृत करदाता जिसका सकल वार्षिक टर्नओवर यदि 2 करोड़ रुपए से अधिक है, तो वह अपने खातों का क्या कराएगा, ऑडिट करवाएगा। अब ऑडिट करवा लिया अपने खातों का, तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, फिर इसको करना पड़ेगा कि GSTR 9C में इलेक्ट्रिक रूप से अपनी जो ऑडिट की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को वहाँ प्रस्तुत करेगा और फिर वह इलेक्ट्रिक तौर से वहाँ रिटर्न सबमिट करेगा। हमने देखा GSTR 9 एनुअल रिटर्न हो गया है ना, उसकी सेलिंग वगैरह सबका उसका में विवरण होता है। GSTR 9C व्यक्ति तभी भर पाएगा जब उसका कुल टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से अधिक है, तो उसे अपने खातों का ऑडिट करवाना पड़ेगा। उस ऑडिट रिपोर्ट को GSTR 9C में इलेक्ट्रिक रूप से प्रस्तुत करके रिटर्न को सबमिट करना होगा। रिटर्न क्या है, नील रिटर्न क्या है भाई, अभी तो हमने रिटर्न की बात करेंगे, रिटर्न जमा कर रहे हैं। अब नील रिटर्न में होता क्या है, तो शून्य रिटर्न एक ऐसा रिटर्न है जिसे पंजीकृत व्यक्ति द्वारा तब भी दाखिल करना पड़ता है जब उसका किसी भी महीने में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। उस महीने में उसने किसी भी प्रकार की सेलिंग नहीं की है, परचेसिंग नहीं की है, कोई टैक्स की लाइबिलिटी नहीं आ रही है, कोई ITC की लाइबिलिटी नहीं आ रही है, भले नहीं आ रही है, पर फिर भी हमारे को यदि GST में पंजीकृत व्यक्ति है तो उसे GST रिटर्न नील करके सबमिट करना पड़ेगा। भले ट्रांजैक्शन हुआ चाहे नहीं हुआ, रिटर्न तो सबमिट करना पड़ेगा उसे। आगे हम देखते हैं शून्य रिटर्न दाखिल होगा यदि पंजीकृत व्यक्ति द्वारा कोई भी बाहरी आपूर्ति नहीं की गई हो, यही मैंने बतलाया कि कोई सेलिंग नहीं की गई हो तो भी शून्य रिटर्न सबमिट होगा, मतलब नील रिटर्न सबमिट होगा। यदि पंजीकृत व्यक्ति ने किसी भी माल या सेवा की कोई आंतरिक आपूर्ति नहीं की हो, मतलब कोई परचेसिंग नहीं की हो, तो भी वह नील रिटर्न सबमिट करेगा।
आगे हम देखें, पंजीकृत व्यक्ति पर अवधि विशेष के संबंध में कोई भी कर देनदारी नहीं है, किसी प्रकार का टैक्स के लिए वो लायबल नहीं है, तो भी उसे नील रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा। नील जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लाभ, बेनिफिट ऑफ फाइलिंग नील जीएसटी रिटर्न। इसके क्या बेनिफिट हैं यदि नील रिटर्न हम सबमिट करते हैं? तो क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए क्लेम कर सकते हैं, इसका ये प्रॉफिट है। और एवॉइड लेवी ऑफ इंटरेस्ट, किसी प्रकार का हमारे किसी प्रकार का कोई चार्ज लगता है, कोई इंटरेस्ट लगता है शासन द्वारा, जीएसटी विभाग द्वारा, तो उससे हम बच सकते हैं। लेट फीस से भी हम बच सकते हैं यदि नील रिटर्न हमने सबमिट करा। नील रिटर्न ही सबमिट नहीं करेंगे तो लेट फीस भी इसमें लगती है, जो हम आगे बतलाएंगे। आगे देखें, अवॉइड जीएसटी कैंसिलेशन, हमारे जीएसटी नंबर कैंसिलेशन होने से हम बच सकते हैं यदि नील रिटर्न सबमिट करेंगे तो। अवॉइड नोटिस, और नोटिस किसी प्रकार से विभाग द्वारा यदि नील रिटर्न सबमिट नहीं किया है तो हमें नोटिस भी मिल सकता है, तो यदि नील रिटर्न हम सबमिट करेंगे तो नोटिस से भी हम बच सकेंगे। और हमारे नील रिटर्न के ये भी फ़ायदे हैं कि हमारा अकाउंट जो सिस्टम है, हमारा जो हम उसका जो पूरा लेखा जोखा करते हैं रिटर्न का हमारे पास, तो वो भी हमारे पास व्यवस्थित बना रहेगा, जिससे कि ऑडिट विभाग द्वारा ऑडिट की दशा में हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं और हम इसके हानि। आगे हम देखेंगे इंटरेस्ट एंड लेट फीस, ब्याज और विलंब शुल्क जो मैंने बतलाया। नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑन टाइम और नील रिटर्न, यदि हम रिटर्न समय पर फाइल नहीं करते हैं या नील रिटर्न समय पर फाइल नहीं करते हैं तो क्या पेनल्टीज हो सकती है, क्या इंटरेस्ट लग सकता है? तो हम देखें, यदि बकाया कर राशि पर 9% वार्षिक दर से ब्याज हमारे को दे होगा। यदि हमारे कोई लाइबिलिटी आती है टैक्स की और वो बकाया है तो उस पर हमारे को 9% की दर से हमारे को इंटरेस्ट का भुगतान शासन को करना होगा। और क्या हो सकता है भाई? और पेनल्टी सी लग सकती है, GSTR1, GSTR3B, GSTR4, GSTR5, GSTR6 के संबंध में रिटर्न लेट जमा करा है या नील रिटर्न जमा नहीं करा है तो विलंब के तौर पर 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी हमारे को दे होगी। अन्य फार्मों की दशा में 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी दे होगी, जिसमें आधा पेनल्टी का पैसा CGST में जमा करना पड़ेगा और आधा पैसा हमारे को HGST में जमा करना पड़ेगा। आगे हम देख सकते हैं और क्या हो सकता है ना। मैक्सिमम लिमिट पेनल्टी की 5000 रुपये है, एक रिटर्न पे मैक्सिमम पेनल्टी आपकी 5000 रुपये तक लग सकती है। आगे हम देखते हैं GSTR1, GSTR3B, GSTR4, GSTR5 के संबंध में कर दायित्व शून्य होने पर और हमने नील रिटर्न जमा नहीं किया है तो इस दशा में विलंब शुल्क 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दे होगा। किस दशा में? जब हमारी लायबिलिटी बन रही है नील रिटर्न सबमिट करने की और नील रिटर्न हमने सबमिट नहीं किया है तो 20 रुपये पर डे के हिसाब से हमारे को पेनल्टी जमा करना पड़ेगी। 10 रुपये CGST में और 10 रुपये HGST में। आगे हम देखते हैं GST रिटर्न में संशोधन, है ना, रिवीजन ऑफ GST रिटर्न। अब इसमें संशोधन कैसे कर सकते हैं? यदि कोई गलती से हमारा रिटर्न गलती से भरा गया है तो इसमें करेक्शन हम कैसे कर सकते हैं? तो GST रिटर्न में संशोधन का आशय, तो हम इसमें देखते हैं क्या होता है। एक बार GST रिटर्न दाखिल करने के बाद उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, उसमें कोई करेक्शन नहीं किया जा सकता है। एक बार GSTR1 सबमिट कर दिया, फिर उसमें अपन खोल के उसे सोचें कि हमने सबमिट कर दिया, अब हम करेक्शन कर दें तो करेक्शन वाली लाइन नहीं रहती है। फिर करेक्शन हम कैसे कर पाएंगे? तो उसकी भी व्यवस्था बनाई है विभाग द्वारा कि नए रिटर्न फाइलिंग प्रणाली जो आई है, विवरण अपलोड करते समय हुई किसी भी छोटी सी गलती को बदलने का प्रावधान लागू किया गया है। नई रिटर्न पॉलिसी आई है उसमें ये प्रावधान जोड़ा गया है। बाकी किस कंडीशन में जोड़ा गया है कि आपने रिटर्न तो सबमिट कर दिया, उसमें तो आप कोई किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट रिटर्न यदि आप सबमिट कर रहे हो तो उस
जो जमा किया गया जो रिटर्न, उसके संशोधन को, उसके करेक्शन को अपन नेक्स्ट रिटर्न में हम करेक्ट कर सकते हैं। ये सुविधा नई रिटर्न फाइलिंग प्रणाली में दी गई है। आगे हम देखते हैं कौन से जीएसटी रिटर्न में संशोधन या सुधार किया जा सकता है, किस में हम सुधार कर सकते हैं। तो फॉर्म जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी दाखिल करते समय कुछ गलतियां हो गई हैं, आउटपुट टैक्स के संबंध में, आईटीसी के संबंध में मामूली संशोधन हो गया है, तो उसको हम करेक्शन कर सकते हैं। कब कर सकते हैं भाई कि जीएसटी संशोधन में एक निश्चित समय के भीतर किए जा सकते हैं बदलाव, केवल सिर्फ जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में ही संशोधन हम कर सकते हैं और रिटर्नों में संशोधन नहीं कर सकते। आगे हम देखें कि सामान्य करदाता के मामले में सितंबर महीने के लिए 20 अक्टूबर तक जीएसटी रिटर्न में संशोधन किया जा सकता है। सामान्य करदाता जो नॉर्मल स्कीम का नंबर लिए हुए है, सितंबर महीने के लिए 20 अक्टूबर को, भाई सितंबर महीने की कोई कोई क्वार्टरली रिटर्न है सितंबर महीने तक का वो है, तो उसको अगली तिमाही के बाद मतलब कि अक्टूबर में 20 अक्टूबर तक हम जीएसटीआर में संशोधन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं इसमें और क्या हो सकता है। कहाँ वो नॉर्मल टैक्स पेयर के दशा में हमने समझा, आप कंपोजिशन विकल्पधारी भी तो रहता है, ये भी तो टैक्स पेयर रहता है। कंपोजिशन करदाता के मामले में दूसरी तिमाही के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि वर्ष की समाप्ति के बाद 31 अक्टूबर तक की है। अब दूसरी तिमाही कौन सी लगेगी भाई, पहली तो हो गई अप्रैल मई जून, पहली हो गई, जुलाई अगस्त सितंबर ये दूसरी हो गई। दूसरी तिमाही के बाद अक्टूबर आ गया तो 31 अक्टूबर तक हम इसे संशोधन के लिए हम इसको रिटर्न को संशोधन के लिए रख सकते हैं। आगे हम देखें जीएसटीआर 9 वार्षिक रिटर्न होता है, एनुअली रिटर्न होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई गलती होती है तो इसको हम संशोधन नहीं कर सकते। हमने बोला है हम करेक्शन किस में करेंगे, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में। और इन दोनों रिटर्नों का जो विवरण है वो कहाँ जाता है, जीएसटीआर 9 में एनुअली रिटर्न में जाता है। तो आप छोटे पैमाने पर गलतियों का सुधार कर लो। हम जब एनुअली हम रिटर्न सबमिट करेंगे तो इसमें कोई संशोधन की गुंजाइश नहीं होती है। आगे हम देखते हैं जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3B में किए गए बदलाव सीधे जीएसटीआर 9 में ऑटोमेटिक जनरेट हो जाते हैं। मैंने बतलाया ना, जीएसटीआर 9 में हम करेक्शन नहीं करेंगे। जीएसटीआर 9 में तो करेक्शन जब हम जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 में करेंगे तो ऑटोमेटिक ही वहाँ करेक्शन हो जाएगा जीएसटीआर 9 में। आगे हम देखते हैं जीएसटी रिटर्न में क्या संशोधन और सुधार किए जा सकते हैं, क्या सुधार कर सकते हैं। जीएसटीआर 1 दाखिल करते समय कर राशि, कर की दर आदि से संबंधित त्रुटियां हम सुधार सकते हैं। हमारी क्या लायबिलिटी बन रही है टैक्स की, उसको सुधार सकते हैं। कर की दर क्या लगी है ना, उसको हम सुधार सकते हैं। और क्या सुधार सकते हैं भाई, इन परिवर्तनों को अगले महीने के जीएसटीआर 1 में चालन में संशोधन के लिए दाखिल करके शामिल किया जा सकता है। मैंने बोला ना कि अभी यदि अपन ने जनवरी का मंथली रिटर्न सबमिट कर दिया तो उसमें हम सबमिट करने के बाद संशोधन नहीं कर सकते। उस संशोधन को हम नेक्स्ट जो हमारा रिटर्न हम सबमिट करेंगे नेक्स्ट मंथ में, तो उसमें संशोधन की चीज़ें डालकर उसको संशोधित कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं क्या संशोधन नहीं कर सकते। तो जीएसटीआईएन नंबरधारी व्यक्ति है, उसके नाम में संशोधित नहीं कर सकते हो आप, उसके पते में संशोधित नहीं कर सकते हो आप। आईजीएसटी सीजीएसटी जो टैक्स लगा है उसमें संशोधन नहीं कर सकते हो। ये कोई भी सुधार इसमें नहीं किया जा सकता है। आगे हम देखें फर्स्ट रिटर्न, प्रथम विवरणी, ये क्या होती है, ये तो एक अलग ही हो गई। मान लो स्वाभाविक बात है कि मैं नॉन रजिस्टर्ड व्यक्ति हूँ, मेरा टर्नओवर आज की कंडीशन में 40 लाख रुपए से ज़्यादा हो गया है, सर्विस की दशा में 20 लाख से ज़्यादा हो गया है, तो मेरी लायबिलिटी बनती है कि मैं अपना जीएसटी पंजीयन कराऊं। तो भाई इसमें क्या है भाई, पंजीयन के लिए दायी होने के 30 दिन के अंदर पंजीयन कराना पड़ेगा। मेरा टर्नओवर यदि 40 लाख और 20 लाख सर्विस की दशा में यदि
ऊपर हो गया तो उसके बाद 30 दिन में मेरे को रजिस्ट्रेशन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। माल के पूर्तिकर्ता की दशा में 40 लाख रुपए वार्षिक टर्नओवर और सेवा प्रदाता की दशा में 20 लाख टर्नओवर होने पर जीएसटी पंजीयन कराना अनिवार्य है। यही मैंने आपको समझाया। आगे हम देखते हैं प्रथम रिटर्न। प्रथम रिटर्न में भी 3 कंडीशन होती है। पंजीयन के लिए दायी होने की तिथि, जिस दिन मेरा ट्रांजैक्शन पंजीयन की कैटेगरी में आ गया है वो तिथि जिस दिन आ गया है, तो फिर मैं क्या करूंगा, जीएसटी के लिए आवेदन करूंगा जीएसटी विभाग को, वो तिथि आवेदन की तिथि। फिर जीएसटी विभाग मेरा पंजीयन स्वीकृत करेगा, मुझे जीएसटीआईएन नंबर देगा, वो मुझे जीएसटी नंबर प्राप्त होने की तिथि। 3 तिथि हो गई, जिस दिन मैं दायी हुआ, जिस दिन मैंने आवेदन करा पंजीयन के लिए, और जिस दिन जीएसटी विभाग ने मेरे को पंजीयन स्वीकृत कर दिया। इस दशा में क्या होगा कि जीएसटी कॉमन पोर्टल पर रिटर्न जीएसटीआईएन स्वीकृति से पूर्व दाखिल नहीं किया जा सकता। भाई मेरे को नंबर, यदि जीएसटी नंबर ही नहीं मिलेगा, मैं रिटर्न सबमिट करूंगा तो कैसे सबमिट होगा, होगा ही नहीं। फिर क्या होगा, आता पंजीयन के लिए दायी होने की तिथि से पंजीयन की स्वीकृति की तिथि की अवधि के लिए प्रथम विवरण प्रस्तुत होगा। जिस दिन मेरा ट्रांजैक्शन जीएसटी पंजीयन कराने हेतु कंप्लीट हो गया है उस तिथि को, और जब विभाग को मैंने आवेदन किया था, विभाग ने मेरे को जीएसटी नंबर दे दिया है, उस तिथि के बीच का जो डिस्टेंस है, मान लो कि मैं दायी हुआ था 1 जनवरी को और 30 अप्रैल को मेरे को जीएसटीआई नंबर जारी हुआ, तो उस दोनों के बीच की जो अवधि थी, जो पीरियड था, उस पीरियड के लिए जीएसटी रिटर्न प्रथम दाखिल करना जरूरी होता है। आगे हम देखते हैं, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे भी समझाया है। एबीसी पंजीयन के लिए 1/9/2024 को दायी होता है, 15/9/2024 को पंजीयन के लिए वो आवेदन करता है, 28/9/2024 को पंजीयन उसका स्वीकृत हो गया। तो स्वीकृत हो गया तो ये वाली जो डेट है, ये वाली जो डेट है ना, ये वाली जो डेट है, इन डेट के बीच की अवधि जो है, इस अवधि के लिए प्रथम रिटर्न सबमिट होता है। देखो ना, हमने बतलाया है कि 1/9/2024 से 30/9/2024 तक प्रथम विवरणी उसको प्रस्तुत करना होगी, क्योंकि उसको पंजीयन 28/9/2024 को पंजीयन की स्वीकृति हुई है, तो 28 तारीख तक का रिटर्न थोड़ा नहीं होता है, वो तो पूरा मंथली होता है। तो 28 की जगह क्या होगा, वो 30/9/2024 को पंजीयन स्वीकृति की तिथि तक अपना प्रथम विवरणी प्रस्तुत कर सकता है। आगे हम देखें, कंक्लूजन में इसका निष्कर्ष हमने आपको बतलाया कि रिटर्न से आशय करदाता रजिस्टर्ड व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण से होता है, जिसमें कर अवधि के दौरान किए गए ट्रांजैक्शन, सप्लाई, परचेस, कितनी लायबिलिटी टैक्स की आ रही है, कितनी आईटीसी की लायबिलिटी आ रही है, इन सभी का विवरण वह एक इलेक्ट्रिक पोर्टल के माध्यम से रिटर्न सबमिट करता है। रिटर्न के विषय में हमने समझाया, या तो मंथली करेगा, या क्वार्टरली रिटर्न सबमिट करेगा, या एनुअली रिटर्न सबमिट करेगा, कौन कौन सी कंडीशन में कौन कौन से रिटर्न सबमिट होते हैं, ये हमने आपको विस्तृत तौर से समझा दिया गया। यदि हम किसी प्रकार से रिटर्न अतः हम कह सकते हैं कि जीएसटी रिटर्न दाखिल करने से कर के नियमों का अनुपालन होता है, हमारी ख्याति अच्छी बनती है जीएसटी विभाग में, है ना। और किसी प्रकार का कोई ऑडिट आता है, तो ऑडिट में हम सभी प्रकार के प्रपत्र उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं, बतला सकते हैं, हम किसी प्रकार की पेनल्टी से बच सकते हैं, किसी प्रकार के इंटरेस्ट से हम बच सकते हैं, किसी प्रकार की हमारे पे कोई भी चार्जेस आते हैं कि जीएसटी विभाग द्वारा किसी भी प्रकार के कोई दोषारोपण हमारे पे किए जाते हैं, तो हम रिटर्न यदि सबमिट करते हैं तो उसके रिकॉर्ड को हम प्रेजेंट करके उन चीज़ों से हम बच सकते हैं। जीएसटी के लिए रिटर्न प्रस्तुत करने का निर्धारित फॉर्म होता है, तो हमने आपको बतलाया, हाँ जीएसटी के लिए रिटर्न फॉर्म आवश्यक रहता है। GSTR-1 जो सेल करता है गुड्स का या सर्विस का, GSTR-2 भी जो परचेसर व्यक्ति रहता है, माल को परचेस करता है, वो GSTR-2 भी में अपने द्वारा भुगतान किए गए
टैक्स का विवरण देखता है। GSTR 9 ये एनुअली रिटर्न होता है जो सभी पंजीकृत व्यक्ति को टैक्स पेयर को इसको सबमिट करना पड़ता है। उपरोक्त सभी ये तो सारे फार्म GST रिटर्न से संबंधित हैं, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? उपरोक्त सभी फार्म है GST के अंतर्गत, GST रिटर्न के अंतर्गत। हम आगे देखते हैं GST के लिए सामान्य रूप से पूर्ति विवरणी प्रस्तुत करनी होती है। भाई नॉर्मली रिटर्न ऑफ सप्लाई GST सबमिटेड, कौन सी विवरणी प्रस्तुत करते हैं? तो हम तो बात तो यही कर रहे हैं कि एनुअली भी करते हैं हम, है ना, क्वार्टरली भी करते हैं। तो हम देखते हैं एनुअली भी करते हैं, क्वार्टरली भी करते हैं। फिर इसने बतलाया क्वार्टरली करते हैं सिर्फ, फिर इसने बतलाया एनुअली करते हैं सब, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो हम सामान्य नंबर हमने ले रखा है GST का। आगे हम देखते हैं मासिक विवरणी के लिए निर्धारित फार्म क्या होता है, मंथली रिटर्न के लिए कौन सा फार्म होता है। तो हमने देखा GSTR 1 सेल के लिए होता है, GSTR 2 परचेज के लिए होता है, GSTR 3B मंथली रिटर्न फार्म होता है जो समस्त GST पंजीकृत जो रजिस्टर्ड व्यक्ति है GST में, वहाँ हर व्यक्ति को हर टैक्स पेयर को GSTR 3B मंथली तौर से प्रस्तुत करना होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? GSTR 3B मंथली रिटर्न है जो कब सबमिट होता है, जैसे जनवरी का है तो फरवरी 20 फरवरी तक इसको सबमिट करना होता है। हम देखते हैं वार्षिक विवरणी के लिए निर्धारित फार्म, एनुअल रिटर्न के लिए कौन सा फार्म हो सकता है। तो GSTR 6 दे रखा है इनने, जो अनिवासी के लिए होता है, जो हमारे भारत देश का जो निवासी नहीं है, विदेशी व्यक्ति है। GSTR 9 दे रखा है, GSTR 10 जो दे रखा है जब हमारा पंजीयन निरस्त हो जाता है उसके लिए होता है, GSTR 11 होता है जो विदेशों में हमारे दूतावासों में व्यक्ति पोस्टेड है उसके लिए होता है। तो GSTR 9 एक एनुअली रिटर्न होता है जो पंजीकृत व्यक्ति, प्रत्येक ऑल पंजीकृत व्यक्ति को इसको सबमिट करना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? GSTR 9। आगे हम देखते हैं कंपोजिशन विकल्प की दशा में विवरणी फार्म क्या होता है। कंपोजिशन स्कीम जिसने ले रखी है उसकी दशा में कौन सा फार्म होता है। तो GSTR 5 दे रखा है इसने, GSTR 7 दे रखा है, GSTR 9, GSTR 4। तो GSTR 4 में कंपोजिशन विकल्पधारी अपनी वार्षिक विवरणी, वार्षिक रिटर्न सबमिट करता है। तो इसका क्या आंसर होगा? GSTR 4। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स। GST रिटर्न के संबंध में हमने सभी प्रकार के फार्म आपको समझाए। कितने फार्म होते हैं? 11 फार्म होते हैं। सबको हमने आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करी। हमने पार्ट फर्स्ट सेकंड में पूरा GST रिटर्न को हमने कंप्लीट किया है। हम आशा करते हैं कि आपने बहुत अच्छे से इस लेक्चर को सुना और इससे बहुत सारी जानकारी रिटर्न से संबंधित, GST रिटर्न सबमिट के संबंध में सारी जानकारी आपने प्राप्त की होगी। इसी के साथ मैं मेरा लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।